गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 क्रिमिनल लॉज जो हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीनों जो है ये 1 जुलाई से जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। ये तीनों लॉज जो हैं इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म कर रहे हैं और कॉलोनियल एरा के जो लॉज थे उनको चेंज कर रहे हैं और उनको एंड करके चेंज कर रहे हैं बेसिकली। तो इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब जो है अब ख़त्म हो चुका है और अब जो ये 3 लॉज हैं इनको रिप्लेस कर चुके हैं। तो इन तीनों लॉज में चाहे पीनल ऑफेंसेस को डिफ़ाइन करना हो, प्रिस्क्राइब करना हो कि कैसे इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चलेगा, एविडेंस गैदरिंग कैसे होगी और ट्रायल का प्रोसेस कैसा होगा कोर्ट में, ये सब जो है वो इन तीनों लॉज में जो है वो डिफ़ाइन किया गया है। अगर हम कुछ मेजर प्रोविजंस देखें इन 3 क्रिमिनल लॉज में, तो इसमें जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको पेनलाइज किया गया है। अगर आप झूठ बोलकर डिसीटफुल मींस का यूज़ करते हुए जो है वो कमिट करते हो ऐसा, तो 10 साल की इम्प्रिजनमेंट या फिर फ़ाइन हो सकता है। ठीक है, तो डिसीटफुल मींस में जो है वो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, कोई भी तरह के इंड्यूसमेंट और इवन मैरिज भी हो सकती है। तो इससे क्रिटिक्स कह रहे हैं कि इवन कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स में भी जो है वो उसको भी क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा मिसयूज़ करके। तो क्लॉज 103 कह रहा है इसका कि अगर मर्डर होता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट या कम्युनिटी, उसको सेपरेट ऑफेंस माना गया है। बेसिकली मॉब लिंचिंग को जो है वो क्रिमिनलाइज किया गया है। फिर क्लॉज 111 सब क्लॉज 1 जो बीएनएस का है वो यूएपीए से बोरो करता है और डिफाइन करता है ऑर्गेनाइज क्राइम को। और उसमें चाहे किडनैपिंग हो, रॉबरी हो, व्हीकल थेफ्ट हो, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, साइबर क्राइम्स, ये सब जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। इवन स्नैचिंग को भी अलग से क्राइम जो है वो थेफ्ट से अलग क्राइम डिफाइन किया गया है। फिर कम्युनिटी सर्विस रखी गई है कुछ स्मॉल थेफ्ट या डिफेमेशन या अटेम्प्ट टू डाई बाय सुसाइड के केसेस में, लेकिन बताया नहीं गया है कि कम्युनिटी सर्विस क्या होती है। तो बेसिकली डिस्क्रेशन ऑफ जजेस के ऊपर ये डिपेंडेंट है। पुलिस कस्टडी में जो डिटेंशन थी उसको 15 दिन की लिमिट से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है, लेकिन एक विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच भी रखी गई है कि अगर पनिशमेंट 7 ईयर्स और मोर है तो उसमें विक्टिम को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बिफोर विड्रॉल ऑफ केस बाय गवर्नमेंट। तो अगर कोई पर्सन अक्यूज्ड है किसी भी क्राइम के लिए और उसको जो है उसकी कन्विक्शन जो है वो उसकी एब्सेंस में भी चलाई जा सकती है, लेकिन क्रिटिक्स ऐसा कह रहे हैं कि इससे स्टेट जो है उनकी प्रॉपरली लोकेट करने की जो जिम्मेदारी होगी अक्यूज्ड को ट्रायल होने से पहले, वो ख़त्म हो जाएगी। इवन जो स्टेचुटरी बेल के प्रोविजंस थे अगर वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं अगर अक्यूज के ऊपर एक से ज़्यादा ऑफेंसेस जो है वो लागू हो रहे हैं। तो फिर जो BSA है लॉ, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी प्राइमरी एविडेंस की तरह रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। तो इसका सेम लीगल इफेक्ट, वैलिडिटी और इन्फोर्सेबिलिटी होगी जैसे कि आप बाकी डॉक्यूमेंट्स की करते हो। फिर एडिशनल कैटेगरीज ऑफ एविडेंस भी लाए जा रहे हैं जैसे ओरल एडमिशंस, रिटन एडमिशंस, कन्फेशन अगर जो है अक्यूज पर्सन का लिया जा रहा है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में तो वो इररेलेवेंट होगा। ठीक है। अब अपसाइड्स और डाउनसाइड्स देखें अगर हम 3 न्यू क्रिमिनल लॉज में, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स एक माइनर वाइफ के साथ उसको जो है एम्बिट ऑफ रेप में डाला गया है। इंक्लूजन ऑफ ऑफेंसेस जो मॉब लिंचिंग के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो सेक्शन 377 था जिसमें कि होमोसेक्सुअलिटी को भी क्रिमिनलाइज किया गया था उसको तो मिस ही कर दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। एम्फेसिस जो था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ ट्रायल्स का, ये रखा गया है और टाइमलाइंस बताई गई हैं ताकि स्पीडी ट्रायल्स किए जा सकें। लेकिन कुछ ग्रे एरियाज़ भी हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि ये लॉज बहुत तेज़ी से पास किए गए, अब पार्लियामेंट में ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई। फिर उसके बाद कहा गया है कि एग्जिस्टिंग लॉज को ओवरहॉल तो नहीं कर रहे हैं, कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं हैं। फिर BNS के अंदर कहा जा रहा है कि ऑफेंसेस को वाइडर डेफिनेशन के साथ लाया गया है। रादर रेप लॉज जो हैं अभी भी जेंडर न्यूट्रल नहीं बनाए हैं। अब गवर्नमेंट ने कैसे प्रिपरेशन की थी इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मैंडेट किया था कि न्यू लॉज जो है उनको यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम में और सेंटर्स ऑफ लीगल एजुकेशन के करिकुलम में डाला जाए। फिर BPRD जो है एक कोऑर्डिनेटेड पब्लिसिटी कैंपेन भी कर रहा था। NCRB जो है उन्होंने 23 फंक्शनल मॉडिफिकेशंस की हैं CCTNS में,
ताकि टेक कंपैटिबिलिटी जो है वो इंश्योर की जा सके इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। NIC ने भी कुछ एप्लीकेशंस डेवलप की, जैसे ई साक्ष्य, न्याय श्रुति, ई समन, ताकि जो है समन्स को इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो डिलीवर किया जा सके। BPRD ने 13 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी बनाए हैं ताकि कैपेसिटी बिल्ड की जा सके पुलिस की, प्रेजेंस की, प्रोसिक्यूटर्स, जुडिशियल ऑफिसर्स, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस की। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड्स। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो परख एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी अंडर NCERT, उन्होंने एक हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड रिलीज़ किया है सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। तो परख बेसिकली NCERT का जो न्यू रिपोर्ट कार्ड है ये ऑनगोइंग सेशन में तो नहीं एप्लीकेबल होगा, बट टीचर्स और ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग ज़रूर दी जाएगी इस समय पर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। और कहा जा रहा है कि इसको बोर्ड एग्ज़ाम्स जो 10th क्लास और 12th क्लास के होंगे उसमें जो है वो इन रिपोर्ट कार्ड्स को जो है वो फैक्टर इन किया जाएगा। कुछ स्टेट्स में तो जो है ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है इस हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड्स की। तो पहले तो हम देखते हैं पारख क्या है। पारख है बेसिकली परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसको NCERT ने सेटअप किया है एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी 2023 में। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि कैसे स्टैंडर्डाइज किया जा सके स्टूडेंट असेसमेंट को, उसके लिए गाइडलाइंस बनाना, नॉर्म सेट करना। तो इसके अंदर 4 ऐसे मेजर फोकस हैं पारख के अंदर। पहला है प्रोजेक्ट विद्यासागर, ताकि एजुकेटर्स को न्यू पॉलिसी चेंजेस जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में आ रहे हैं उससे फेमिलियराइज किया जा सके, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग और टीचिंग को के अंदर जो है इम्प्लीमेंट किया जा सके। पारख ने स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे भी कंडक्ट किया जो स्टूडेंट्स थे ग्रेड 3, 6 और 9 में 30 स्टेट्स और यूटीज़ में, और इस सर्वे के अंदर मॉनिटर किया गया एजुकेशनल कॉम्पिटेंसीज़ को फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स में। पारख जो है वो वर्क कर रहा है स्टैंडर्डाइज करने के लिए एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स को अक्रॉस ऑल इंडियन स्कूल बोर्ड्स। एक रिपोर्ट प्रिपेयर की गई, नेशनल वर्कशॉप्स कंडक्ट किए गए ताकि पॉलिसी रिकमेंडेशंस दी जा सके। फिर गोल ये था कि कैसे क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाएं एकेडमिक, वोकेशनल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए, ताकि पारख को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। अब हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड्स क्या हैं? अब इसका बेसिकली मीनिंग ये है कि आप जो स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस सिर्फ उनके मार्क्स पर नहीं डिपेंडेंट होगी, बल्कि 360 डिग्री इवैल्यूएशन की जाएगी। स्टूडेंट्स को रेगुलरली असेस किया जाएगा क्लास एक्टिविटीज़ के थ्रू। वो बेसिकली सिर्फ पैसिव लर्नर्स नहीं रहेंगे, बल्कि एक्टिव एजेंट्स उनको बनाया जाएगा। तो उनको डाइवर्स स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए जो है वो एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी। टीचर्स जो हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टूडेंट को रजिस्टर करेंगी, कैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, क्रिएटिविटी या एम्पैथी दिखा रहे हैं। इवन जो वीकनेसेस हैं जैसे लैक ऑफ अटेंशन, पीयर प्रेशर, लैक ऑफ प्रिपरेशन, इनको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर स्टूडेंट्स को अपने आप को भी इवैल्यूएशन करने में हेल्पफुल रहेगा, और इवन क्लासमेट्स की परफॉर्मेंस को भी वो मेजर कर सकेंगे। और होम और स्कूल को भी जो है कनेक्ट किया जा रहा है ताकि पेरेंट्स के इनपुट को भी लिया जा सके। ठीक है। HPC बेसिकली सिर्फ न्यूमेरिकल ग्रेड से बढ़कर आगे एक फॉर्मेटिव असेसमेंट करना चाहता है, और टीचर्स और पेरेंट्स के भी इंसाइट्स जो है वो स्टूडेंट की लर्निंग में इंपॉर्टेंस उसकी दिखा रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ई-सांख्यिकी पोर्टल। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ई-सांख्यिकी पोर्टल जो है वो लॉन्च की है। तो ये एक रियल टाइम इनपुट दे रही है प्लानर्स, पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स और पब्लिक एट लार्ज को। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा मैनेजमेंट और शेयरिंग सिस्टम डेवलप करना। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक ही जगह पर ये पूरा डेटा मॉड्यूल दे दिया है। यूज़र जो है वो इस डेटा सेट्स को के अंदर ही सर्च कर सकते हैं। तो 7 डेटा प्रोडक्ट्स जैसे कि नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स होता है, CPI होता है, फिर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़, लेबर फोर्स, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये सब आपको एक ही मॉड्यूल के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है। मैक्रो इंडिकेटर्स जो हैं वो उनका जो टाइम सीरीज़ डेटा है वो इसी मॉड्यूल में डाला जा रहा है ताकि ईज़ ऑफ एक्सेस हो जाए यूज़र्स के लिए। इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया स्टैटिस्टिक्स डे के दिन, और एक यूज़र सेंट्रिक पोर्टल है जिससे कि यूज़ और रीयूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन फैसिलिटेट की जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है INS रणवीर। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेवल शिप INS रणवीर जो ईस्टर्न फ्लीट को बिलोंग करती है, ईस्टर्न नेवल कमांड को, वो चाटोग्राम बांग्लादेश में रीच की है एक ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए। तो ये एक राजपूत क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। फोर्थ ऑफ द 5 राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर्स को बिलोंग करती है। 1986 में इसको कमीशन किया गया था, और ये मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज PASEX
जो कि बांग्लादेश नदी के साथ कंडक्ट की जाएगी, उसके हार्बर फेज़ पर जो है के लिए जा गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है सागर मिशन का, ठीक है। सागर इनिशिएटिव क्या है, एक इंडियन फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन है, 2015 में जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, ताकि जो इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पर्टिकुलरली जो इंडियन ओशन रीजन में हैं, उनके साथ कोऑपरेशन और म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्नो ब्लाइंड मालवेयर। दिस टॉपिक इज ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यू बैंकिंग मालवेयर जिसका नाम है स्नो ब्लाइंड, वो एंड्रॉयड यूज़र्स को टारगेट करके उनके बैंकिंग क्रेडेंशियल्स को स्टील कर रहा है। तो एक ये एंड्रॉयड का मालवेयर है जो कि बिल्ट इन एंड्रॉयड सिक्योरिटी फीचर को जो है वो यूज़ करके एंटी टेम्पर मैकेनिज़म्स को जो है वो बाईपास कर रहा है और बैंकिंग क्रेडेंशियल्स चोरी कर रहा है। तो ये एक तरह से ऐप की तरह पैकेज होकर आता है, और जो है पीपल जो है इसके एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और ये क्या करता है कि एक्सट्रैक्ट कर लेता है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को। इसके अंदर एक फ़ीचर है सेककॉम कहते हैं जिसे, सिक्योर कंप्यूटिंग, ये उसका इस्तेमाल करता है। और जो लिनक्स का अंडरलाइन कर्नल है जो कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ किया जाता है, उसी के ही जो है ये मिसयूज़ कर रहा है, ठीक है। स्नो ब्लाइंड जो है आपके बायोमेट्रिक या 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन को भी डिसेबल कर देता है, ठीक है। स्नो ब्लाइंड अभी तो मोस्टली ये साउथ ईस्ट एशिया में एक्टिव है, बट धीरे धीरे ये और भी जगह फैल जाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूरोपियन काउंसिल। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी ने रिसेंटली एंटोनियो कोस्टा को कंग्रेचुलेट किया है फॉर बीइंग इलेक्टेड एज नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। यूरोपियन काउंसिल एक जनरल पॉलिटिकल डायरेक्शन और प्रायोरिटीज़ देने के लिए बनाया गया है यूरोपियन यूनियन को। एक इनफॉर्मल फोरम था 1974 में, बट बाद में ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट जब साइन हुई, तब ये ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट के अंदर जो है यूरोपियन काउंसिल ने एक फॉर्मल स्टेटस एक्वायर कर लिया, और ये जनरल पॉलिटिकल गाइडलाइंस देता है ईयू को। मेंबर्स ऑफ यूरोपियन काउंसिल जो हैं वो होते हैं हेड्स ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट्स ऑफ 27 ईयू मेंबर स्टेट्स, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। ये जनरली एक साल में 4 बार मिलते हैं, और ये इश्यूज़ डिसाइड करते हैं बाय कंसेंसस या फिर यूनानिमिटी से या फिर क्वालिफाइड मेजॉरिटी से। कुछ केसेस में सिर्फ हेड्स ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट ही इसमें वोट कर सकते हैं। तो ये कोई लॉज तो नहीं पास करते हैं, बट बेसिकली ईयू की कॉमन सिक्योरिटी या फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करने का काम करते हैं। ब्रसल्स में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मिनामी तोरिशिमा आइलैंड। टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। तो रिसर्चर्स ने एक मदर लोड फाउंड किया है 230 मिलियन मेट्रिक टन्स का मिनरल्स का, जो कि आपकी इलेक्ट्रिक कार बैटरीज को बनाने के लिए बहुत ही क्रूशल होंगे, सी बेड पे के पास से मिनामी तोरिशिमा आइलैंड के। मिनामी तोरिशिमा आइलैंड, मार्कस आइलैंड्स भी कहते हैं इसको, ये एक आइसोलेटेड जापानीज़ कोरल अटोल है नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। ईस्टर्न मोस्ट टेरिटरी है ये, जो कि जापान को बिलोंग करती है। तो ये ओनली जापानीज़ टेरिटरी है जो कि पैसिफिक प्लेट पर है। इसकी शेप आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसी मिलेगी। ये एक रेज्ड कोरल रीफ से बना है, ठीक है। टेरेन इसकी फ्लैट है, और इसका अगर हम क्लाइमेट देखें तो ये ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं संथल ट्राइबल कम्युनिटी। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने ट्रिब्यूट पे किया है संथल ट्राइबल कम्युनिटी की ब्रेवरी को, ठीक है। संथल जो है वो 3rd लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो कि आफ्टर गोंड्स एंड भील्स, और ये आपको बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन मिलेगी संथल्स की। इनकी लैंग्वेज संथली है, वन ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है हमारे 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। संथल्स जो है वो नोमैडिक स्टॉक थे जब वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में सेटल होने से पहले। बाय एंड ऑफ 18th सेंचुरी ये संथल परगनाज ऑफ झारखंड, जो कि पहले बिहार का पार्ट था, वहाँ पर सेटल हुए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में जो है वो माइग्रेट हुए। नेचर वर्शिपर्स हैं, धोती और गमछा मैन जो हैं वो पहनते हैं, ठीक है। शॉर्ट चेक साड़ी पहनते हैं विमेन, और वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैरिज यहाँ पर एक्सेप्टेड होती हैं इनकी सोसाइटी में। इलोपमेंट, विडो रीमैरिज, लेविरेट, फोर्स्ड मैरिज, ठीक है। डाइवोर्स भी इनके जो है सोसाइटी में टैबू नहीं माना जाता है। मोस्ट संथल जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, ठीक है। संथल रिबेलियन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हैं ये, जो कि सबसे पहला ट्राइबल रिवोल्ट रहा ब्रिटिश राज के अगेंस्ट 1855 और 1857 के बीच में हुआ था। इंडिया का पहला मेजर पीजेंट अपराइजिंग इसको हम कहते हैं, जो कि परमानेंट लैंड सेटलमेंट जब 1793 के बाद आया था, जो परमानेंट लैंड सेटलमेंट आया था उसके अगेंस्ट ये रिवोल्ट था। और इस रिवोल्ट को सीधो और कानू जो है उन्होंने
जो है सबसे ज़्यादा लीड किया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रोजेक्ट 76। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डीआरडीओ ने एक प्रिलिमिनरी स्टडी की है डिज़ाइन और डेवलपमेंट की इंडिजिनस कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाने के लिए अंडर प्रोजेक्ट 76। प्रोजेक्ट 76 एक वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ऑफ इंडियन नेवी का ही प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर कंट्री की फर्स्ट इंडिजिनसली कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाने का प्रोजेक्ट है। इंडियन नेवी 12 सबमरीन्स बनाना चाहता है इस प्रोजेक्ट के अंदर, जिसके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगाना चाहते हैं डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स के अंदर, और जिन सबमरीन्स की सबमर्ज डिस्प्लेसमेंट 3000 टन होगी। ये सिंधु घोष किलो क्लास सबमरीन्स को सक्सीड करेंगे, और कहा जा रहा है कि इसमें मोस्ट एडवांस्ड फीचर्स जैसे कि इंडिजिनस वेपन कंट्रोल सिस्टम, लिथियम आयन बैटरीज, ये सब भी यूज़ की जाएंगी। तो इसमें जो टॉप टियर टेक्नोलॉजी हमने फ्रेंच से रिसीव की थी प्रोजेक्ट 75 के अंडर, और जो एक्सपर्टीज़ हम या जर्मन या फिर स्पेनिश कोलैबोरेशन से हम लेने वाले हैं प्रोजेक्ट 75I में, इंडिया, जिसका आई मतलब इंडिया, उसको जो है वो अमेलगमेट करेगा और उससे लर्निंग्स लेकर कंस्ट्रक्शन करेगा प्रोटोटाइप की। सबसे पहले ही 2028 तक जो है वो कंप्लीट की जाएगी। और हमारा मोटिव ये है कि हम फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जो सबमरीन डिज़ाइन के लिए हम अभी तक यूज़ कर रहे थे, उनको हम उनके ऊपर अपनी जो है डिपेंडेंस को कम करें। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is implementation of the new criminal laws. This topic is important for your governance section. So three new criminal laws: the Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, and the Bharatiya Saksha Adhiniyam have come into effect from 1st of July in the country. So these laws have brought widespread changes in India's criminal justice system, and they have ended colonial era laws called the IPC, CRPC, and Indian Evidence Act. So together these laws will govern the criminal justice jurisprudence, from defining the penal offences, prescribing the processes of investigation, evidence gathering, to even governing the process of trial in a court. So if we look at the three criminal laws, the major provisions include Clause 69, which penalizes sexual intercourse through the employment of deceitful means, and it provides for 10 years imprisonment in that case with a fine for the offence. Deceitful means could include the false promise of employment or promotion, inducement, or marrying after suppressing identity. So critics are saying that this might end up criminalizing even consensual relationships. Then similarly, there is Clause 103, which for the first time recognizes murder on the grounds of race, caste, community as a separate offence. So basically, it is criminalizing the mob lynching. Then there are inclusion of offences like organized crime and terror, and for that, BNS is borrowing heavily from UAPA. So organized crime has been defined by unlawful activities which include kidnapping, robbery, vehicle theft, extortion, land grabbing, contract killing, economic offences, cyber crimes. It even defines snatching as a new crime distinct from theft. So community service has also been prescribed as an alternative form of punishment for some offences, which include small theft, defamation, attempt to die by suicide. BNS does not define what constitutes community service, so that's why it has been left to the discretion of judges. So the police custody has been expanded from the 15-day limit in the CRPC to up to 90 days. BNSS has also defined that cases where the punishment is 7 years or more, the victim shall be given an opportunity of being heard before withdrawal of the case by the government. And in case a person accused of a crime is absent, he or she can be tried and convicted in his absence also. So the critics are saying that this would allow the state to forego its duty to properly locate the accused before the trial begins. It also removes the provision for statutory bail if an accused has more than one offence against his name. The BSA has modified the definition of document by including electronic and digital records also as the primary evidence. So these digital or electronic records will now have the same legal effect, validity, and enforceability as other documents. It has also expanded the scope of secondary evidence, which includes the additional categories like oral admissions, written submissions. A confession made by an accused person is irrelevant in a criminal proceeding. So if we look at the upsides and downsides, the upsides include that sexual intercourse with a minor wife has been brought under the ambit of rape, and
The inclusion of offences for mob lynching is important. BNS has entirely left out the contentious Section 377 of the IPC, which was about homosexuality and other forms of carnal intercourse against the order of nature. Okay, so it was a colonial era provision. So emphasis on video conferencing of trials is being made with prescriptions of timelines for speedy trials. But there are certain gray areas also, like the critics are saying that these laws were passed in haste through the parliament. According to some legal experts, new laws do not make any overhaul of the existing laws. The BNS has in fact introduced the offences with a wider definition, especially in laws like sedition. So rape laws still have not been made gender neutral. Okay, so how the government prepared for implementing these three criminal laws? So the Bar Council of India mandated that the new laws be incorporated into the curricula of universities and centers of legal education. The BPRD also launched a coordinated publicity campaign. NCRB made 23 functional modifications in the CCTNS to facilitate tech compatibility, including on registration of FIRs. NIC also developed applications like eSakshya, Nyaya Shruti, and eSaman to facilitate videography, photography of the crime scene, judicial hearings, and delivery of court summons electronically. BPRD has also developed 13 training modules to build capacity of police, prisons, prosecutors, judicial officers, forensic experts, and central police organizations. So the next topic is holistic report cards. This topic is important for your governance section. So PARAK, which is a standard setting body under the NCRT, has recently released a holistic progress card for secondary school students. So this report card will not be used in the ongoing session, but the teachers and other officials will be trained on its implementation. These report cards are expected to be factored in the results for those appearing for the board exams in classes 10 and 12. Some states, including Jammu Kashmir, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Haryana, and Himachal, they have started to preparing for implementation of these holistic progress cards. What is PARAK? PARAK is the Performance Assessment Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development, and was set up in NCRT as an independent body in 2023 to fulfill the basic objectives of setting norms, standards, guidelines, and implement activities related to student assessment, which is mandated by the National Education Policy of 2020. So this has four major areas of focus. First is the Project Vidyasagar, in which the objective is to familiarize educators with the new pedagogical and policy changes. The goal is to bridge gaps in implementing competency-based learning and teaching. PARAK conducted the State Educational Achievement Survey in November 2023 to assess students in grade 3, 6, and 9 across 30 states and UTs. The survey also aims to monitor and assess educational competencies in foundational literacy, numeracy, language, and mathematics. PARAK is also working to standardize examination reforms across all Indian school boards. A report was also prepared, and national workshops were conducted to discuss and draft the policy recommendations. The goal is to allocate credit points to academic, vocational, and experiential learning. What is holistic progress cards? So now we will not be depending on marks or grades only to evaluate a student's academic performance. Instead, we will be relying on a 360-degree evaluation. Students will be regularly assessed through class activities where they're not just passive learners but active agents also. So these activities will prompt students to apply diverse skills and competencies so that they can demonstrate where they have been able to grasp concepts. Teachers will be able to register the strengths of the students with respect to how they can collaborate, follow instructions, show creativity or empathy. Similarly, weaknesses can also be recorded, like a lack of attention, peer pressure, lack of preparation. This also allows students to evaluate their own and their classmates' performance. Additionally, it would be able to connect home and school by incorporating parents' inputs on their child's homework capabilities, classroom engagement, and balancing screen time with extracurricular activities. So what are the benefits of this HPC? It goes beyond just numerical grades. It will promote a shift from summative to formative assessment. Additionally, it would seek to provide teachers and parents with insights to support each student in learning.
So the next topic is e-Sankhya portal. This topic is important for your governance section. Ministry of Statistics has developed an e-Sankhya portal which provides real-time inputs for planners, policymakers, researchers, and public at large. The objective of this portal is to establish a comprehensive data management and sharing system for ease of dissemination of official statistics in the country. So this module this will have a data catalog module which will consist of major data assets of the ministry at one place for ease of access. It would also allow users to search within data sets. The module will have 7 data products, namely the National Accounts Statistics, Consumer Price Index, Index of Industrial Production, Annual Survey of Industries, Periodic Labor Force Survey, Household Consumption Expenditure Survey, and Multiple Indicator Survey. So this module will also offer time series data of key macro indicators, enabling ease of access for the users. It has been officially launched on the Statistics Day. It is a user-centric data portal which will facilitate user and reuse of information. So the next topic is INS Ranveer. This topic is important for your security section. So recently the Indian naval ship INS Ranveer of the Eastern Fleet under the aegis of Eastern Naval Command arrived at Chattogram, Bangladesh as part of an operational deployment. So this is a Rajput class guided missile destroyer. It is the fourth of the 5 Rajput class destroyers which was commissioned in 1986. INS Ranveer will participate in maritime partnership exercise PASEX with ships of the Bangladesh Navy. So this is part of Government of India's focus on Sagar mission, which is an Indian foreign policy doctrine which was introduced in 2015. The aim is to enhance cooperation and mutual trust between India and its neighbors, particularly in the Indian Ocean region. So the next topic is Snowblind malware. This topic is again important for your security section. So a new banking malware called Snowblind is targeting Android users to steal banking credentials. So this is a new Android malware which is using a built-in Android security feature to bypass anti-tamper mechanisms and steal banking credentials. So this works by repacking an app so it is unable to detect the use of accessibility features that can be used to extract sensitive information like login credentials and get remote access to the app. This also exploits a feature called SecComp, that is secure computing. It is part of the underlying Linux kernel and Android operating system. Snowblind can also disable biometric and two-factor authentication. Currently, it is mostly active in Southeast Asia, but of course, it can spread to other parts of the world also. So the next topic is European Council. This topic is important for your international relations. Recently, PM Modi congratulated Antonio Costa on being elected as next president of the European Council. European Council is the institution which defines the general political direction and priorities of the European Union. It was created as an informal forum in 1974, but after the Treaty of Maastricht, the European Council acquired a formal status and the role to provide the impetus and general political guidelines for the EU. The members of the European Council are the heads of state or government of the 27 EU member states. It usually meets 4 times a year. It generally decides the issues by consensus, but by unanimity or qualified majority in some cases. Only the heads of state or government can vote here. Okay, so what are the functions of it? So it decides on the EU's overall direction and political priorities, but it does not pass laws. It sets the EU's common foreign policy and security policy, and its headquarters is located in Brussels, that is in Belgium. So the next topic is Minami Torishima Island. This topic is important for your international relations. So researchers have recently found a mother lode of around 230 million metric tons of minerals, crucial to making electric car batteries on the seabed of Minami Torishima Island. Minami Torishima Island, known as Marcus Island, is an isolated Japanese coral atoll in northwestern Pacific Ocean. It is the easternmost territory belonging to Japan, and it is the only Japanese territory on the Pacific plate. So the shape of the island is close to an equilateral triangle. It is formed by a raised coral reef, and the terrain of this island is flat. So the climate of this island is between the transitional zone of tropical and subtropical climates. So the next topic is Santhal tribal community. This topic is important for your social issues. So the Prime Minister has recently paid tribute to the sacrifices and bravery of the Santhal tribal community. Santhals are the third largest scheduled tribe community in India after the Gonds and Bhils. Their greatest concentration lies in the states of
Bihar, Jharkhand, West Bengal, and Odisha. Their language is Santali, and it is one of the scheduled languages of 8th schedule of the constitution. So Santals were a nomadic stock before they chose to settle in the Chota Nagpur plateau, and by the end of 18th century, they had concentrated in the Santhal Parganas of Jharkhand, earlier the part of Bihar. From there, they started migrating towards Odisha and West Bengal. They are nature worshippers. Their traditional dress includes dhoti and gamcha for men, and a short check sari for women. And various forms of marriage are accepted in their society, including elopement, widow remarriage, levirate, forced marriage, okay, which is rare. Divorce is also not a taboo in their society. Most of them are agriculturalists. They are very famous for the Santhal rebellion, which took place between 1855 and 1857, and it is one of the most noted events of the revolt against the British Raj. It is India's first major peasant uprising, fueled by the implementation of the Permanent Land Settlement of 1793. This revolt or this rebellion was led by Sidho and Kanu and covered the regions of Bihar. So the next topic is Project 76. This topic is important for your security section. So DRDO has taken up a preliminary study on the design and development of an indigenous conventional submarine under Project 76. Under Project 76, the Warship Design Bureau of the Indian Navy is working on the designing and developing of the country's first indigenously conventional diesel-electric submarine. Indian Navy wants to build 12 submarines under Project 76, envisioned as air-independent propulsion equipped diesel-electric attack submarines. These submarines are expected to have a submerged displacement of 3,000 tons. It aims to succeed the Sindhu Ghosh Kilo-class submarines, and it is expected to feature some of the most advanced features like indigenous weapon control system and lithium-ion batteries. And it represents a pivotal milestone in India's pursuit of maritime supremacy, amalgamating the top-tier French technology from Project 75 and the expertise from German or Spanish collaboration in Project 75I, that is India, and the objective is to initiate the construction of the prototype by 2028. So we are aiming for reducing reliance on foreign original equipment manufacturers for submarine design. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.